बड़े बुजुर्ग कह गए हैं, ऐसी करनी न करे जो करके पछताए। भारत ने अब चीन में लाई ऐसी तबाही जिससे चीन की नींवें हिल गई। चीन का सबसे बड़ा हथियार है उसका पैसा, उसकी अर्थव्यवस्था। अब उसी पे वार किया है भारत ने। तो वहीं दूसरी तरफ आखिर रूस को क्या सूझी कि उसे भारत को बुलाना पड़ा। इसके अलावा बहुत कुछ, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। चीन ने अपने देश में अर्थव्यवस्था की इस तरीके से जाल बुनकर रखा हुआ है कि क्या असलियत है चीन की वो सामने नहीं आता है। जैसे कि चीन ने कितने कच्चे तेल, कितना कोयला, कितने धातु, कितनी चीजों को अपने भंडार में कितने हद तक जमा करके रखा है, ये वह इसके बारे में कभी साफ जानकारी नहीं देता है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अपनी स्थिति साफ करनी होती है कि हमारे पास इतना माल पड़ा हुआ है, लेकिन चीन कभी भी इसके बारे में साफ साफ जवाब देता ही नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार हमेशा भ्रम में पड़ी रहती है कि असल में चीन के पास कितना सामान है। अब अंतर्राष्ट्रीय जगत में कच्चे तेल, कोयला, धातु, इन चीजों का दाम बढ़ रहा है और इन चीजों का दाम भी बढ़ रहा है। इनके उत्पादन में जो लागत आ रही है वो भी बढ़ रही है। दुनिया भर में यही ट्रेंड देखने को मिल रहा है। कई प्रमुख देशों में इस समय महंगाई का मार इन्हीं चीजों पे है, लेकिन चीन की स्थिति अलग है। चीन के अंदर चीन ने इन चीजों के दाम को काबू करके रखा हुआ है। जब बाकी देशों में दाम बढ़ रहा है तो चीन ऐसा क्या कर रहा है जिसकी वजह से काबू में है ये महंगाई दर, जबकि चीन के अंदर इस वक्त स्थिति बेहद खराब है। चीन का जो ये इलाका है, इस इलाके में बहुत तेजी से डेल्टा महामारी फैल रहा है। असर ये है कि सब कुछ बंद कर दिया गया है। यहाँ तक कि पोर्ट में लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं, जाम है, और जिनका खुलने का मतलब है कि अभी 6-7 महीने और लगेंगे, और खुलने में सिर्फ 6-7 महीने लगेंगे। उसके बाद इन कंटेनर को अपनी अपनी जगह में पहुँचने में अगले 6 से 8 महीने लग जाएंगे। मतलब पूरा 1 साल के लिए ये स्थिति बनी हुई है कि यहाँ पर चीन को फायदा नहीं होने वाला है। यहाँ से जो रेवेन्यू चीन को पहुँच रही थी वो नहीं पहुँचेगी। ऊपर से बाढ़ ने रिकॉर्ड तोड़ दिया, 1000 साल का रिकॉर्ड तोड़ा है। बाढ़ की स्थिति ये है कि अब 1 लाख लोग इससे प्रभावित हो चुके हैं। कितने तो मारे जा चुके हैं। चीन अपना आंकड़ा कभी सही नहीं बताता है। ऐसे में कुछ भी पता नहीं है इस बारे में। और ये सब कुछ हो रहा है उस इलाके में जिस इलाके में चीन की सघन आबादी रहती है और बहुत सारी फैक्ट्रियां हैं। सारे औद्योगिक काम चीन के इसी हिस्से में होते हैं जहां ये तबाही फैल रही है। उसके बाद भी चीन ने महंगाई को काबू में रखा हुआ है, जिसको लेकर अंतर्राष्ट्रीय जगत अब शक की नजर से देख रहा है चीन को। चीन 2 चीज कर सकता है। एक तो चीन ये कर सकता है कि उसके पास भंडार इतने हैं कि वो अपने भंडार से निकाल कर अपने बाजारों में ला रहा है, अंतर्राष्ट्रीय मार्केट से खरीद नहीं रहा है, जिसकी वजह से महंगाई को उसने कंट्रोल करके रखा हुआ है। या दूसरी वजह ये है कि चीन गलत आंकड़े दुनिया को दे रहा है, सच्चाई कुछ और ही है। अब अंतर्राष्ट्रीय जगत को चीन के ऊपर से भरोसा उठता जा रहा है। चीन ने जिस तरीके से अर्थव्यवस्था के नाम पर झोल करके रखा हुआ है, ये दुनिया को अब दिखने लगा है। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व राष्ट्रपति रहे हैं ये शख्स, और इन्होंने जो बयान दिया है वो बहुत बड़ा बयान है और एक बहुत बड़े खुलासे को सामने ला रहा है। इन्होंने ये कहा कि चीन के बारे में किसी भी क्वेश्चन का सीधा आंसर है भारत, और भारत को हमें मजबूत बनाना है ताकि चीन जैसे देश से छुटकारा मिल सके। और इसके लिए ऑस्ट्रेलिया और भारत और इसके अलावा जितने अंतर्राष्ट्रीय प्रमुख देश हैं उनसे ये आह्वान कर रहे हैं कि अपनी कंपनियों को निकालिए और इसे भारत में लाइए, क्योंकि हर एक चीज का जवाब अगर कोई है तो वो भारत है। भारत ही चीन के जवाब के रूप में सामने आ सकता है। वहीं साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि भारत ही वो देश है जो सोए हुए क्वाड को वापस से जिंदा करके लाया, और इस क्वाड से आज चीन इतना डरता है कि चीन को लगता है कि ये नाटो न बन जाए। यानी जिस तरीके से नाटो के 30 देशों में से किसी एक देश पर अगर हमला होता है तो बाकी देश उसके साथ आ जाते हैं लड़ने के लिए, वैसा ही ना हो जाए क्वाड का ये ग्रुप। तो हर इस क्षेत्र में अगर कोई है जो चीन को जवाब दे सकता है तो वो भारत है। भारत और यूके के बीच इस वक्त जो फ्री ट्रेड डील हो रही है वो इसी को दिखला रही है
कि किस तरीके से अब धीरे धीरे कंपनियां मूव कर रही हैं चीन से और पहुंच रही है भारत, जो कि आने वाले समय में भारत को एक शक्ति बना देगा। अमेरिकी एक्सपर्ट की तो यहाँ तक राय है कि 2030 तक भारत दुनिया को हर क्षेत्र में लीड करेगा, यानी नेतृत्व करेगा। खैर, भारत के इन्हीं कदमों से गुस्साया हुआ है चीन और उसे ऐसा लगता है कि चीन की रिप्लेसमेंट बनेगा भारत। तो वहीं दूसरी तरफ बिल्कुल पासा पलट सा गया है। कल की खबर में हमने आपको बताया कि किस तरीके से यूएनएससी में रूस भारत के सपोर्ट में खड़ा हो गया। भारत के सपोर्ट में खड़ा होने का मतलब था कि वह चीन के निर्णयों से सहमत नहीं है। अब इसकी क्या वजह है? अचानक से रूस, जो कि चीन का हिमायती बना हुआ है, अफगानिस्तान को लेकर भारत को भी कई बात कह चुका है, तो फिर यूएनएससी में पुतिन ने ऐसा क्यों किया? इसको लेकर भी एक बड़ी अपडेट निकल कर सामने आ रही है। दरअसल रूस का जो आर्कटिक क्षेत्र है, वो आर्कटिक क्षेत्र खनिजों और संसाधनों से पूरा भरा हुआ है। शुरू में रूस ने भारत और चीन दोनों को ही यहाँ पे बुलाया और ये कहा कि आप हमारे लिए निवेश करो। भारत ने उस वक्त ऐलान किया कि रूस के इस क्षेत्र के लिए $1 अरब का निवेश करेगा, लेकिन चीन 2 कदम आगे निकला और चुपके से चीन ने यहाँ $3 अरब का निवेश भी कर दिया। चीन जिस तरीके से रूस के साथ चिपकता जा रहा है, भारत को अब ऐसा लग रहा है जैसे कि रूस पे पहले जैसा भरोसा करना सही नहीं है। इसलिए भारत ने अब इस क्षेत्र में निवेश पर रोक लगा दी। अब रूस की बेचैनी इस कदर बढ़ गई है कि वो सोच रहा है कि ये भारत ने बड़ा ही गलत कर दिया। उसके एक्सपर्ट मान रहे हैं कि इसमें किसी और का दोष नहीं है, बल्कि रूस की सरकार का दोष है, जो भारत के साथ संबंधों को खराब कर रही है और न जाने क्या दिख रहा है कि पाकिस्तान जैसे कंगाल देश की तरफ मुड़ रही है। अब आप सोचेंगे कि रूस क्यों बौखलाएगा, चीन तो पैसे लगाएगा ही ना। रूस भी बहुत अच्छे से जानता है कि चीन पैसे लगाएगा, लेकिन चीन फिर वही हाल करेगा जो हाल श्रीलंका का किया है। ऐसे में रूस चाहता है एक बैलेंस बना रहे, ताकि भारत भी इस क्षेत्र में रहे, सारा निवेश चीन का न हो, जो बाद में वो प्रभाव दिखाने की कोशिश करे। अब ऐसे बदलते समीकरणों को देखते हुए जिस ट्रायोका मीटिंग, जो कि 12 अगस्त को अनुमान की गई है होने की है, उसमें भारत को नहीं बुलाया था, वापस से भारत को न्योता दिया गया। कतर में ये आयोजित होगी, जिसमें अब भारत हिस्सा लेगा या नहीं लेगा ये कंफर्मेशन तो नहीं आई है, लेकिन इतना जरूर आया है कि इस मीटिंग के लिए भारत को भी, तुर्की को भी, पाकिस्तान को भी बुलाया गया है। स्क्रीन पर आप आर्टिकल देख सकते हैं। वैसे आपको क्या लगता है, क्या भारत को रूस में अब निवेश करना चाहिए या नहीं? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।